नमस्कार। तो ये है 5 की बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और बैठक में इस बात की समीक्षा हुई है कि लोगों को किस तरह से, कैसे मॉक ड्रिल के लिए ट्रेनिंग देनी है। तो कल अगर आपके इलाके में ऐसे सायरन बजे और ब्लैकआउट हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच कल देश भर में महा मॉक ड्रिल की जा रही है। लिहाजा आज ही एनडीटीवी आपको इस मॉक ड्रिल का रिहर्सल करा रहा है। इसी तरह का सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा, तो इसके लिए तैयार रहें, पैनिक की जरूरत नहीं है। यह है मॉक ड्रिल की रिहर्सल। अब आगे बढ़ते हैं। तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर कल पूरे देश में मॉक ड्रिल आयोजित होगी। 1971 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों से मॉक ड्रिल की तैयारियों की तस्वीरें आ रही हैं। तो कल देश में युद्ध का सायरन बजेगा। पब्लिक प्लेसेस जो जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या मॉल है या एयरपोर्ट है या फिर रेलवे स्टेशन है, इस पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। लिहाजा इस वक्त हमारे 4 रिपोर्टर 4 जगहों पर खड़े हैं जो बताएंगे कि कल इन जगहों पर क्या होगा, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और मॉल। तो सभी जगह पर एक तरह से ये तैयारी चल रही है कि कहाँ पर क्या क्या किया जाएगा। हमारे साथ रवीश रंजन हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, हिमांशु शेखर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, अश्विनी सिंह हैं जो कि आरएमएल अस्पताल पे मौजूद हैं और अंजीत श्रीवास्तव जो नोएडा के गुलशन मॉल पर हैं। रवीश, एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़ भाड़ होती है और वहाँ पर ये डर है कि एक अफरा तफरी हो सकती है। किस तरह से वहाँ पे तैयारी की जा रही है, लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कल एक मॉक ड्रिल होगा और वहाँ पे क्या होगा? जी देखिए नगमा, अभी तक जो गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र आया है उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के 2 ज़िले यानी दिल्ली कैंट और नई दिल्ली के इलाके में जो मॉक ड्रिल है वो हो सकती है। मैं इस वक्त नई दिल्ली जो दिल्ली कैंट का इलाका है वहाँ पर हूँ और दिल्ली कैंट के अंतर्गत ही जो है एयरपोर्ट यहाँ पर है। तो एयरपोर्ट पर अभी आधिकारिक तौर पर तो कोई उस तरीके की सूचना नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र हैं उनके ज़रिए ये हमें खबर लगी है कि एयरपोर्ट के आसपास मॉक ड्रिल हो सकता है। और इस मॉक ड्रिल के तहत आप देखिए कि एयरपोर्ट से सटा हुआ जो है वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर जैसे अगर कोई एयर स्ट्राइक की चेतावनी उस तरीके से सायरन बजता है तो फिर जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको कहाँ पर भागना है, किस तरीके से अंडरग्राउंड उनको जो जगह हैं वहाँ पर जाना है। तो इस तरीके की जो कवायद है वो कल मॉक ड्रिल के दौरान हो सकती है। आज यहाँ के तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके पास ये जरूर संदेश आया है कि 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल है वो हो सकती है, लेकिन अभी उसका क्या स्वरूप होगा, वो किस स्तर पर एयरपोर्ट के अंदर होगी या फिर एयरपोर्ट के बाहर होगा, क्योंकि दिल्ली कैंट के जिले में जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सेना के भी तमाम सारे लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली कैंट है और नई दिल्ली जहां पर लुटियन जोन है तो वहां पर भी विशिष्ट लोग रहते हैं। तो इसी के वजह से 2 जिलों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल करने की कल शुरुआत होगी। अब इसमें यह देखना होगा कि आखिर एयरपोर्ट जैसे जगहों के आसपास ये मॉक ड्रिल होती है या फिर आप देखिए कि दिल्ली कैंट के ऐसे जगहों पर होती है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि जितने यहाँ पर कमांड हाउस उस तरीके से कंट्रोल रूम है उनको भी देखा जा रहा है और वहां से भी निगरानी की जाएगी कल और के मॉक ड्रिल पर। जी, तो रेलवे स्टेशन पर किस तरह की तैयारी है हिमांशु? देखिए मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हूँ। यह बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली का भी सबसे केंद्र बिंदु है ये इलाका, और यहाँ पर आपको पता है पिछले कुछ साल में भगदड़ की वजह से स्टैम्पीड भी हुई है और इसलिए यहाँ पर विशेष तौर पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसको लागू करने की तैयारी है। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हूँ। मेरे दाहिने तरफ जो आपको एक स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है,
इससे पहले जब यहाँ पर मॉक ड्रिल एक हुआ था छठ के दौरान, तो बिल्कुल मॉक ड्रिल यहीं पर कराया गया था। यहाँ पर हर दिन लाखों लोग पहुँचते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी यहाँ पर ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो यहाँ पर भगदड़ की एक संभावना, एक आशंका रहती है। और इस बार भी ये कोशिश मॉक ड्रिल के ज़रिए की जाएगी कि इस तरह के जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहाँ पर हल्का सा अगर ऐसा अनिश्चितता का माहौल बनता है तो भगदड़ की स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं और इनका इस्तेमाल मॉक ड्रिल के दौरान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2-3 बातें हैं जो आम लोगों को कही जाएंगी अगर कोई मॉक ड्रिल अचानक यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो अभी क्या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पे, हिमांशु, आप सुरक्षित जगह पर जी हिमांशु, क्या कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए आज भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कल इस तरह का कुछ हो सकता है, या लोग अचानक से ही, मतलब क्या जानकारी है वहां पर इसकी? नहीं, अभी यहाँ पर जानकारी नहीं है नगमा। उसकी वजह यह है कि आज शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वो एक बैठक कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल का जो एक प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय ने तैयार किया है उसको दिल्ली में कैसे लागू किया जाएगा। और ये आपको समझना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्यों में को एक प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन दोनों के पास प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने की। तो मॉक ड्रिल में एसडीएमए और डीडीएमए की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज शाम को बैठक हो रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जिसमें दिल्ली का जो प्रोटोकॉल है वह तैयार होगा। अभी यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा क्राउडेड जगहों में से एक है नई दिल्ली में, और यहाँ पर मॉक ड्रिल इससे पहले भी हुआ है और कल भी हो सकता है। जी। और आरएमएल में जब अस्पताल हैं जो बड़े बड़े, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं अश्विनी सिंह हमारे सहयोगी, तो अश्विनी यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? लगभग 2-3 चीज़ें जब शुरुआत करें, आरएमएल चाहे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, ये एक बात क्लियर है कि कल कहीं पे भी कोई इसी तरीके की बंदी नहीं, क्योंकि कई सवाल जब हम कुछ लोगों से पूछ रहे थे तो लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं हॉस्पिटल बंद तो नहीं होगा ड्रिल के समय, कहीं स्कूल तो बंद नहीं होगा, क्योंकि अस्पताल और स्कूल चलते ही रहेंगे, कहीं कुछ बंद नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो ड्रिल है वो दोपहर के बाद होगा। हमने डीडीएमए के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कैमरे में बात नहीं, क्योंकि सब मीटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिलों में होंगे। डीडीएमए की जो शाम को आज 4 बजे बैठक होनी थी वो हालांकि वो कैंसिल हो गई, कोई बैठक नहीं हुई है। सिविल डिफेंस और डीडीएमए ने मिलकर तैयारियां पूरी कर ली है, हर जिले के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। सभी 11 जिलों में निश्चित जगहों पर बताया गया, जगह नहीं बताया गया, लेकिन सभी 11 जिलों में अलग अलग जगहों पर ये कल ड्रिल किया जाएगा। दोपहर के बाद ये ड्रिल शुरू होगी, लगभग 4 बजे का समय है। जो अस्पताल की बात करें तो अस्पतालों के अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रिकॉशनरी मेजर तो नहीं लिया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे तैनाती बढ़ा दी गई है गार्ड्स की। लोगों को बताया गया कि आप क्यू से ही रहें, कहीं इधर उधर ना जाएं। जब ड्रिल होगा, जब सायरन बजेगा तो जो स्टाफ है जो वो बाहर आ जाए, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल है सभी स्टाफ आ नहीं सकता तो उनको अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। किसी कोई खास तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि अब बता दें कि जो आरएमएल हो, चाहे एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, वहाँ सुबह बहुत भीड़ होती है क्योंकि मरीज दिखाने जाते हैं। हर अस्पताल में अगर आप जाएं, एम्स चाहे आरएमएल चाहे सफदरजंग, तो लगभग 2 से 3 बजे तक स्टाफ सारा जो डॉक्टर जो ओपीडी होता है वो खत्म हो चुका होता है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि जितने भी राज्य जहाँ पर ये ड्रिल की जा रही है मोस्टली आफ्टरनून के बाद या 3-4 बजे के बाद, ताकि कम से कम लोग जो ऑफिस जाने वाले लोग हों या चाहे सुबह हॉस्पिटल आने वाले हों, चाहे बच्चे स्कूल जाने वाले हों, कम से कम लोगों को दिक्कतें हों, उनको बस एक चेतावनी है, एक तरीके से बताया ही जा रहा है कि कैसे आपको सजग रहना है, कभी कुछ ऐसा हादसा, हमला, आपातकालीन स्थिति। जी क्योंकि लोग घबराए नहीं, ताकि इस तरीके के हादसे और आपातकालीन स्थिति से बचने की तैयारी की जा रही है। तैयारी किस तरह से की जा सकती है? अंजीत, आप एक मॉल में मौजूद हैं, नोएडा में गुलशन मॉल में, तो मॉल्स में भी क्या प्रोटोकॉल रहेगा बताया गया लोगों को? और हमने बाकी लोगों से भी, जैसे कि अभी अश्विनी बता रहे थे, स्कूल्स भी खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स भी खुले रहेंगे, तो स्कूलों को लेकर भी लोगों को चिंता है कि क्या स्कूल्स के लिए भी किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या बताया है सरकार ने? देखिए नगमा, अभी तक कोई सर्कुलर ऐसा आया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया कि देश के 244 जिलों में से उत्तर प्रदेश के 19 जिले होंगे जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जब ये सर्कुलर पहुंचा उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि मामला बहुत संवेदनशील है, लिहाजा हम ये फैसला ले रहे हैं कि सिर्फ 19 जिलों में नहीं, हम बाकी के जिलों में भी मॉक ड्रिल कराएंगे।
और इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, ए, बी और सी, जो जितने ज़्यादा संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है। चूँकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ रेलवे स्टेशन भी सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए ये कहा गया है कि उनको ये बताया जाएगा। उसमें अग्निशमन के तमाम अधिकारी रहेंगे, तमाम कर्मचारी रहेंगे, एसडीआरएफ के लोग उसमें रहेंगे और तमाम सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, जो बताएंगे कि अगर आपात स्थिति कोई आ जाती है, कोई अराजक स्थिति आ जाती है तो कैसे निपटना है। 1971 के बाद से शायद ये हुआ भी नहीं था कभी, और 1971 के बाद पहली बार होने जा रहा था। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये होता कैसे है, तो उनके बीच में जागरूकता फैलानी है। सरकार की कोशिश है कि कैसे अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है, घबराना नहीं है। और इस दौरान कल अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जब सर्कुलर आ जाएगा उसके बाद उसी हिसाब से सारे फैसले होंगे, लेकिन ये प्रशासन तय करेगा उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में जहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है। लगभग हर जिलों में होगी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जब संवेदनशील मुद्दा है तो कम से कम सभी लोगों को जागरूक किया जाए, क्यों सिर्फ 19 जिले के लोगों को ये जानकारी दी जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद शायद ये सर्कुलर आ जाएगा मॉल्स के लिए, स्कूल्स के लिए और बाकी जगहों के लिए। लेकिन अभी तक फिलहाल ये नहीं है कि कहीं कोई मॉल बंद रहेगा, कहीं कोई स्कूल बंद रहेगा। सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको जागरूक ज़रूर किया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति कोई होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। ये कोशिश केंद्र सरकार की भी है, और इस पहल को उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि इस पहल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझाया जा सके कि अगर कोई आपात स्थिति हो तो उसे कैसे निपटा जाए। नगमा, और सभी को, नागरिकों को, छात्रों को, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें किस तरह से उससे निपटें, क्या करें, पैनिक ना करें और कैसे संभला जा सकता है, किस तरह की तैयारी रहे। धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आप सबने बताया कि सब कुछ खुले रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल्स, बाजार, कहीं कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि लोग ये जानें और समझें कि अगर जब ये सायरन आप सुनते हैं या ब्लैकआउट होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। और ये एक सिर्फ तैयारी है ताकि सारे लोग इसमें सजग हों, क्योंकि ये भी याद रखें कि 1971 के बाद ये कभी हुआ नहीं है। तो 54 सालों के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 में इसी तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में हुआ क्या था ये आपको दिखाते हैं। इस मॉक ड्रिल में युद्ध की तैयारी के लिए जो मॉक ड्रिल की गई थी, सायरन बजा करते थे, लाइट्स बंद कर दी जाती थी, लाइट्स बंद करके अंधेरा किया जाता था, खिड़कियों पर काला कागज़ लगाने की सलाह दी गई ताकि अंदर कुछ नज़र ना आए। लोगों से मोमबत्तियां न जलाने के लिए कहा गया। लोगों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। ट्रेंच खोदे गए, यानी कि जो गड्ढे आप ज़मीन में, गड्ढों में जाकर बच सकते हैं। कहा जाता है कि किसी भी खुली जगह में, खुले मैदान से हट जाएं। हमले की स्थिति में निकलने की क्या योजना हो सकती है ये भी बताया गया। तो इस तरह की मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी और 54 सालों के बाद ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। तो 1971 की जंग के दौरान कैसे मॉक ड्रिल हुआ करती थी, रांची में एक बुजुर्ग एमएन पांडे से बात की है मेरे सहयोगी हरिवंश ने। 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले क्या क्या सतर्कताएं बरती गई थी, बचाव के लिए प्रशासन और जवान, सरकार की तरफ से क्या क्या जो दिशा निर्देश है वो किए जा रहे थे। उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें केंद्र सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि जो जवान हैं, जो सक्षम हैं, वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिलिंग का प्रावधान किया गया। प्रशिक्षक जो हैं, आपके सैनिक के जो भी इसका प्रशिक्षक हैं, वो आकर उस समय इस समाज के जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको एक ट्रेनिंग दिया जाने का प्रावधान चालू हुआ, ताकि वो अगर जरूरत पड़ने पर युद्ध में हिस्सा ले सके। शुरू में और क्या क्या एहतियात जो है, क्या क्या बरतने की, क्या शुरू में सुरक्षा को देखते हुए एक तो था कि एयरक्राफ्ट का जो सायरन है उसके लिए एक संकेत था और ब्लैकआउट था, एक जगह लोगों को जमा नहीं होना था और बहुत सारा संकेत का सायरन उसमें दिया गया था। उसको पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी था।
और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल भी 1971 की मॉक ड्रिल की यादों के बारे में बता रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। उस वक्त क्या था, कैसे ये ब्लैकआउट होता था? क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने तो देखा नहीं है कि ये ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, सायरन का मतलब क्या होता है, कैसे भागा जाए, कैसे छुपा जाए। पहले नहीं हुआ था ये। अच्छा। कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। अच्छा। ये ज़रूर लोगों को अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है और एकदम पाकिस्तान ने अटैक किया था उस दिन। तो एकदम सायरन बजा और सायरन बजते ही एकदम सारी लाइट चली गई चारों तरफ। अच्छा। सबकी, हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से बंद कर दी गई और फिर पुलिस आ गई और फिर ये अनाउंस हुआ रेडियो पे कि अब यहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया है और सब अपनी लाइटें बंद रखेंगे। अच्छा। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो वो जो पहला दिन था वो बड़ा दहशत का था। सब डरे हुए थे, किसी को नहीं पता था क्या करना है। बाजार एकदम खाली हो गए थे, सब अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन इससे पहले जो 1961 में जो लड़ाई हुई थी उसका पहले से अंदाजा था। अच्छा, 1961 चाइना वाला के भी, साथ जो, अच्छा। हाँ मैं था उस समय। अच्छा। तो चांदनी चौक में बंकर खुदे थे कि अगर कोई लड़ाई हो, ये तक अंदेशा था कि चीन दिल्ली तक ना आ जाए। तो लोगों को कहा गया कि बम गिरे तो आप बंकर में छुप जाएं, ये करे वो करे। उस समय का भी मुझे अंदाजा है, लेकिन इस समय जब ये शुरू हुआ, ब्लैकआउट हुआ, किसी को नहीं पता। और हमारे सहयोगी पल्लव बागला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और 1971 के दौरान जब ये मॉक ड्रिल हुआ था पल्लव, तो उस वक्त कि आपके पास किस तरह की यादें हैं आपकी? क्या याद है आपको? इस तरह के सायरन बजते थे, क्या ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से लोग छुपते थे, क्या मंजर था वो? 1971 में मैं 9 साल का था और मुझे बड़ी सफाई से याद है वो युद्ध। मुझे मॉक ड्रिल होने का तो कोई याददाश्त नहीं है, लेकिन हाँ, जब लड़ाई हुई थी तब उस वक्त किस तरह से सायरन बजते थे, ब्लैकआउट होते थे, सारे जी जो जनता है उसको किस तरह से समझाया गया था क्या करना है। जब मैं छोटा सा था मुझे खुद ही याद है, हमारी अम्मा ने मुझे सिखाया था किस तरह से सारे रोशनदान पे काला कागज़ लगाया गया था, सारी खिड़कियों पे काला कागज़ लगाया गया था, सारे जो बल्ब हैं उनको काले कागज़ से ढक के ऐसा करा गया था कि जिसमें उसकी लाइट बाहर को नहीं जाए। और जब सायरन बजता था उस वक्त तो सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी और सायरन 2 तरह का बजता था। जब एयर रेड होती थी तब वां 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 करके सायरन आता था और जब एयर रेड खत्म हो जाती थी तब करके लंबा सायरन आता था। ऐसी मेरी याद है। लेकिन जब एयर रेड होती थी तब सारे सतर्क हो जाते थे हम और कहीं ना कहीं ऐसी जगह में महफूज तरीके से छुप जाते थे। और मैं उस वक्त कानपुर में था और कानपुर में बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बम, बारूद और बंदूकें बनती हैं, और उसी के साथ DRDO की भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो कानपुर जो था वो बहुत ही एक निशाने पे था पाकिस्तान के। तो उसके लिए जो वहाँ पे एक्चुअल वॉर के टाइम पे जो ब्लैकआउट होते थे, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता था और कहीं पे कोई लाइट नहीं जलाता था और सारे लोग अपने घरों में छुप जाते थे। लेकिन हाँ, मेरे को ये याद है कि हमारे घर के आसपास कोई बम नहीं गिरा था उस वक्त और हम महफूज रहे थे। लेकिन एयर रेड होती थी तो उसके सायरन बजते थे, लोग घरों में छुपते थे। और कागज लगाने की खिड़कियों में तो हमको सबको याद है, बच्चों के थे हम, चढ़ चढ़ के ऊपर हमने कागज लगाए थे। और अगर अब भी होगा और सरकार कहेगी कि हम ब्लैकआउट के लिए अपने शीशों पे कागज लगाएं और बत्ती ऑफ करें, तो जरूर ऐसा भारत के हर नागरिक को करना चाहिए और करना जरूरी भी है, क्योंकि ये तो हमारी अपनी हिफाजत की। एक और मेरे को बड़ी याद है 71 की। उस वक्त छोटा था, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन याद है कि ताजमहल को उस वक्त एक बोरों से ढका गया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो विमान थे वो उड़ने के बाद आके, क्योंकि ताजमहल रात में चमकता था, उससे अपना डायरेक्शन लेते थे और आगे बढ़ते थे।
तो पूरे ताजमहल को एक बोरों से या काले कपड़े से ढका गया था। इसकी भी मेरे को याद है। छोटा था मैं तो उस वक्त वो न्यूज़पेपर में अम्मा ने मेरे को पढ़ के बताया था। तो एयर रेड सायरन और ब्लैकआउट ये जो हैं ये बड़े आम चीजें हैं, लेकिन आज का जो नया वॉरफेयर है वो बहुत अलग हो गया है। इसमें प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हैं, इसमें ब्लैकआउट और ये चीजों की कितनी महत्व रह गया है 21वीं सदी के वॉर में, वो तो सरकार बताएगी। लेकिन अगर सरकार कहेगी कि ब्लैकआउट में हम अंदर छुपे ब्लैकआउट करें तो जरूर करेंगे, लेकिन 21वीं सदी का वॉर जो है वो बहुत बिल्कुल अलग है। 1971 में जो हुआ और अब जो युद्ध हो रहा है या होगा, ऐसा कोई चाहता नहीं है कि ये युद्ध इतना फैले, लेकिन इस वक्त इसकी शक्ल जो है वो कुछ और होगी। पल्लव, आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? जी, मेरी मंशा तो है कि कहीं ना कहीं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होता है। और हाँ, तहश बहुत है। पहलगाम में जो हुआ उसका बहुत रोष है, बहुत दुख है मेरे को भी, लेकिन युद्ध से जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर युद्ध होने पे हम 20-30 साल पीछे पिछड़ जाएंगे तो वो कितना जायज है। लेकिन हाँ, अगर सरकार कहेगी ब्लैकआउट करना है, सायरन होना है, तो अभी जो हम बिल्कुल जो अभी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो यही कि ये मॉक ड्रिल की जो रिहर्सल एक तरह से है, और कल मॉक ड्रिल जब होती है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। पल्लव, धन्यवाद आपका। और आपने वो यादें हमारे साथ साझा की कि 1971 में जब ये ब्लैकआउट या फिर मॉक ड्रिल के रिहर्सल होते थे तो क्या होता था, और काफ़ी दिलचस्प बातें बताई पल्लव ने कि ताजमहल को भी ढका गया था उस वक्त, ताकि उसे देखकर, चमकते हुए ताजमहल को रात में देखकर जो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट हैं वो अपना रास्ता ना ढूंढ पाएँ, इसलिए उसे ढका गया था। लोग अपनी खिड़कियों के शीशों पे काले कागज़ लगाते थे, रोशनियों पे काले कागज़ लपेटे जाते थे ताकि बाहर से कुछ नज़र ना आए। और ब्लैकआउट्स भी होती थी, और साथ साथ कई तरह की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो इसलिए होती हैं ताकि नागरिक ये जाने कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ताकि वो महफूज जगहों पर जा सकें, सुरक्षित जगहों पर जा सकें। तो अलग अलग जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस में जब लोग होते हैं और ऐसे में अगर कोई सायरन बजता है एयर रेड का, जैसा कि पल्लव भी बता रहे थे कि जो एयर रेड के सायरन होता है उसकी आवाज़ अलग होती है, जब वो रेड ख़त्म हो गई होती है तो फिर सायरन की आवाज़ अलग होती है। तो ये सब जानना और समझना भी लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि उस वक्त उसी तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दें और जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर जाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि खुली जगहों पर ना रहें, खुले मैदान से हटें और किसी ऐसी जगह पर छुपें जहां पर आप सुरक्षित रह सकें। और उस दौरान में भी लोगों को ट्रेंचेस में, यानी ज़मीन के नीचे के गड्ढों में छुपे जाने को बताया गया था। अगर स्कूल में, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चे हैं तो किस तरह से टेबल के नीचे आप छुप सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब अर्थक्वेक के दौरान भी बचाव के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मॉक ड्रिल देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, कल होगी और इसकी तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव पुराने आरक्षण के आधार पर कराने का आदेश दिया है। 4 हफ्तों में इन चुनावों की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में 2022 से पहले की आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। अब इसमें बांकिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है। तो मेरे साथ रौनक कुकरे जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रौनक, ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 4 महीने में चुनाव पूरे होंगे, और इसमें साथ ही जो रिजर्वेशन पर कहा है कि जो 2022 का आधार से पहले की जो व्यवस्था थी उसी आधार पर चुनाव होंगे, तो इसके क्या मतलब हैं, किस तरह की व्यवस्था थी तब, जिसके तहत अब ये चुनाव कराए जाएंगे? जी देखिए, मुख्य तौर पर लंबी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो है कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक तौर पर जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, वो आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म हो सकता था। ये डर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के मन में भी देखने को मिल रहा था, और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। इसीलिए साल 2022 से फिर बीएमसी
की बात हो या फिर नागपुर महानगर पालिका हो, नवी मुंबई महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका, ये बड़ी महानगर पालिका है, यहाँ पर अब तक जो है वो चुनाव नहीं हो पाए और यही वजह थी कि लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 4 महीने के भीतर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना हो जिससे कि चुनाव लेना मुश्किल होगा, उसे ही केवल महत्वपूर्ण उस पर ही नजर डालने की बात कही है, नहीं तो चुनाव कराने का निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया और यही मांग थी कि 2022 के पहले जो रिजर्वेशन जिस तरह से दिया जाता था वही सिस्टम लागू और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्य कर लिया है। जी धन्यवाद आपका। ये जो मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर लिया है और ये भी लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे और बात एनसीआर की। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की एक सोसाइटी के लोग पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी के सभी टावरों में 4 दिनों से लिफ्ट खराब है, बेसमेंट में पानी भरा है और पीने की पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले 3000 परिवार का जीना दो भर हो गया है। आज 5वें दिन टावरों की लिफ्ट चलनी शुरू हुई है, लेकिन वो भी बीच बीच में बंद हो रही है। ऐसे में 28 मंजिल के टावर होने से बुजुर्गों, बीमारों, स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। कुछ लोग 4 दिन से घर से नहीं निकल पा रहे। प्रतीक बिल्डर का कहना है कि लोग धैर्य बनाए रखें, समाधान की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में और आपको यहाँ तस्वीर दिखाते हैं। मेरे सामने आप ये देखिए कि ये जो 2 आपको सीमेंटेड गोला गोला एक पाइप दिख रहा होगा। दरअसल यहाँ पे जो समस्या ये आई कि पिछले 4 से 5 दिन से जो यहाँ के निवासी हैं वो परेशान है, क्योंकि जो सामने ये नाला है आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये गोला सीमेंटेड वाली आपको पाइप दिख रही है, वहाँ पे नाला है और ये वो नाला है जिसमें विजयनगर और प्रताप विहार का पूरी गंदगी आती है। बताया जाता है कि गुरुवार को जो है जो नाला है वो उसका फ्लो बहुत तेज़ हो गया और जो यहाँ पे दीवार थी वो टूट गई। और फ्लो होने की वजह ये है कि जो सोसाइटी पूरा प्रोजेक्ट है प्रतीक ग्रैंड सिटी जो सोसाइटी है उसका ही प्रोजेक्ट देखिए ये सामने बन रहा है और यहाँ पर एक गड्ढा बनाया गया दीवार के पास ही, जिसके कारण जो दीवार टूट गई और पूरे नाले का पानी भर के चला आया नीचे। और जो सोसाइटी का P3 और P4 जो पूरा सेक्शन है, टावर है, वहाँ पे पूरा पानी जो है भर गया। जो वो नाला था वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे बताया जाता है कि अधिक गहराई का एक गड्ढा कर दिया गया और इसको लेकर नगर निगम ने भी जो है नोटिस जारी किया है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो सीमा है उससे अधिक गड्ढा किया गया है और इस वजह से जो है वो जो है दीवार टूट गई और पूरा जो है नाले का गंदा पानी वो भर के जो है पूरा चला आया P3 और P4 में। और इसको लेकर ये भी नगर निगम ने कहा है कि उसका निर्माण कराया जाए। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये जल निगम का गेस्ट हाउस है और वहाँ पे गंगा जल मिशन का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और वहाँ पे ही पूरी दीवार थी। दीवार के पास ही बताया जाता है कि जो गड्ढा है उसको बहुत अधिक गहराई का कर दिया, जिसके कारण जो है पूरी समस्या उत्पन्न हो गई। कि हम सोसाइटी के अंडरग्राउंड में और आपको दिखाते हैं कि जो नाले का पूरा पानी भरा हुआ था उसके बाद बेसमेंट की क्या स्थिति आप देखिए कि आज चौथा से पाँचवा दिन है आज, और देखिए अभी भी जो है पूरा का देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है और अब कोशिश की जा रही है कि पंप के जरिए इसको निकाला जाए। और जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि पंप के जरिए कुछ पानी निकाला गया जिसके बाद ये स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जाने का लोगों के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है और जो नाले की गंदगी है वो आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिखाएं तो आप यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। यानी स्थिति 5 दिन बाद भी ऐसी बनी हुई है कि ये यहाँ बदबुओं का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है और अब इसकी वजह से देखिए लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। खास बात ये है कि जब भी पूरा पानी भरा तो जो लिफ्ट है उस वजह से लिफ्ट में भी पानी पहुंच गया और यही वजह है कि लिफ्ट का जो कार्य है उसको फिर से मेंटेन कराना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस लिफ्ट को बनाया जा रहा था और ये लिफ्ट भी ख़राब है। यानी पानी जो है यहाँ जब पहुँचा तो लिफ्ट में खराबी आई और यही वजह है कि लोगों को
आने जाने में दिक्कत हो रही है और वो चाहते हैं कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब वो इतना मेंटेनेंस देते हैं उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित किया जा रहा है। उनकी जो परेशानी है उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। गाजियाबाद से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी परेशानियां क्या हैं, स्थानीय लोगों से भी बात की है पल्लव मिश्रा ने। तो मैडम ये कब से समस्या आ रही है? 4-5 दिन हो गए इसको तो। 4-5 दिन हो गए। तो अब लिफ्ट नहीं चले तो चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है, बंद हो जाते हैं। तो कल से थोड़ा एक चली है, पर 2-3 दिन तो बंद ही रही है। मैडम ये जो समस्या आई, अब जब लिफ्ट बंद हो गई होगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, खाने पीने में दिक्कत हुई, आपने क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा या आपके जो पड़ोसी थे? मेरे को तो उतरने चढ़ने में ऑलरेडी बहुत दिक्कत है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर रखा है, लेकिन फिर भी चढ़ना उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उससे रिलेटिव आना है, मेंटेनेंस ऑफिस वाले वो तो इंटरकॉम उठाते नहीं है, तो कंप्लेंट करने के लिए आना है, तो उसके लिए भी नीचे आना पड़ा बार बार। पानी कब आ रहा है कब जा रहा है कुछ नहीं पता है इनका। घर में एक एक बूंद पानी नहीं होता था और जब आ भी रहा है तो बहुत गंदा पानी है। आप किस फ्लोर पे रहते हैं? मैं रहता तो अपर ग्राउंड फ्लोर में हूँ। मेरे और एक फ्लैट है 14th फ्लोर में, उसमें किराएदार रहते हैं। तो अब ये 5वां दिन हो रहा है। 3 दिन तक लिफ्ट पूरी तरह से बंद थी। 28 फ्लोर के बिल्डिंग में सारे लिफ्ट बंद थे। पानी नहीं आ सकता है, आपको डिलीवरी के लिए दूध लेंगे वो नहीं, सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो हमारे डिलीवरी वाले मना कर रहे थे, मना कर रहे थे बिल्कुल। उन्हें बिलिंग के तो बंद कर जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं जो डेली दूध पीते हैं उनके साथ किसी परेशानी हो रही थी। अब जो नेबर्स हैं यही लोग एक दूसरे को हेल्प करके कैसे भी काम चला रहे थे। जैसे खाने पीने की समस्या हुई या पानी की समस्या हुई, तो अब पूरा पानी नीचे भरा हुआ था, तो अब इससे कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, बदबू आ रही, नाले का पानी था। और जो बच्चे थे वो कैसे स्कूल जा रहे थे, आप लोग के बच्चे कैसे जा रहे थे, कैसे आप लोग जो ऑफिस जाने वो कैसे जब जा रहे थे? हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्योंकि हमारा जो टावर है P5 वो उस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है जहाँ पर से ये पानी एंटर हुआ है। पहले उसमें होल था, फिर उसकी दीवार तोड़ी गई है पानी इधर एंटर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन एरिया को बचाने के लिए, और उसकी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। आपको इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, आपके पड़ोसियों को, या आपने क्या देखा और कितनी समस्या हुई आपको? मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरे को सुबह मॉर्निंग में लिफ्ट नहीं की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इस टाइम इवनिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं थक कर जाती हूँ, मैं ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही है। और पानी में इतनी स्मेल आ रही है कि उसको यूज़ नहीं करा जा सकता, और पानी है नहीं। नीचे से पानी लेकर आए थे हस्बैंड एक दिन, वही पानी चला रहे हैं। तो मैम पानी नहीं आ रहा, नहाने वाने में सबको दिक्कत आ रही होगी? पानी में स्मेल आ रही है, नहा तो रहे हैं लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल है।